जिस बेटे को अनपढ़ हलवाई कहकर घर से निकाला, जब दिवाली के ऑर्डर पर दुकान की इज्जत नीलाम होने लगी, तो उसी ने आकर बाजी पलटी। उस दिन दुकान के गल्ले पर ताला लगाते हुए बाबूजी ने मेरी तरफ देखा भी नहीं था। बस इतना कहा था, माधव, जमाना बदल गया है। अब दुकानों पर घी की खुशबू नहीं, एसी की हवा और इंग्लिश बोलने वाला मैनेजर चाहिए। तो कड़ाही में पलटा ही चला सकता है, लेकिन बनारस स्वीट्स को अब ब्रांड बनाने के लिए राजन का दिमाग चाहिए। कल से तू राजन के नीचे काम करेगा या फिर अपना रास्ता देख ले। मेरे हाथ में वो लोहे का पलटा था जिससे मैं पिछले 12 साल से बेसन भून रहा था। मेरे कपड़ों से इलायची और केसर की महक आ रही थी, जिसे बाबूजी ने पुराने ज़माने की बदबू मान लिया था। और राजन, मेरा बड़ा भाई, जो अभी अभी शहर से एमबीए करके लौटा था, वो कांच के केबिन में बैठकर कंप्यूटर पर कुछ चार्ट देख रहा था। उसे ये भी नहीं पता था कि अच्छी बर्फी जमने से कितना वक्त लगता है, लेकिन आज से वो मेरा बॉस था। मेरा नाम माधव है। बनारस की गलियों में हमारी 60 साल पुरानी दुकान थी, बनारस स्वीट्स। दादाजी ने एक छोटी सी भट्ठी से शुरुआत की थी। मैंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मुझे किताबों से ज़्यादा रसमलाई की चाशनी में दिलचस्पी थी। मैंने दादाजी के पैरों में बैठकर सीखा था कि ग्राहक भगवान होता है और मिलावट पाप। लेकिन बाबूजी को लगता था कि मैं बस एक मजदूर हूँ। उन्हें राजन पर गर्व था, जो सूट वूट पहनता था और अंग्रेजी में बातें करता था। उस रात मैंने बाबूजी से कुछ नहीं कहा, बस अपनी पुरानी साइकिल उठाई, जिस पर पीछे दूध के कैन लदे होते थे, और हमेशा के लिए वो दुकान छोड़ दी। मेरी जेब में सिर्फ 12,000 रुपये, 1,200 रुपये थे, और हुनर के नाम पर मेरे हाथों का जादू। मैंने बनारस छोड़ दिया। मैं लखनऊ आ गया, एक अनजान शहर जहाँ मुझे कोई नहीं जानता था। शुरुआत के 2 महीने मैंने रेलवे स्टेशन के पास एक ढाबे पर बर्तन धोए। रात को जब सब सो जाते तो मैं बचे हुए दूध से खोआ बनाता और मालिक को चखाता। मालिक सरदार जी एक दिन हैरान होकर बोले, ओए मुंडिया, तेरे हाथ में तो जादू है, तू बर्तन क्यों धोता है? तू मिठाई बना। उन्होंने मुझे अपनी दुकान के बाहर एक छोटा सा ठेला लगाने की जगह दे दी। मैंने नाम रखा सबरी के बेर। कोई फैंसी बोर्ड नहीं, कोई कांच की सजावट नहीं, बस शुद्ध घी, ताज़ा खोया और मेरी मेहनत। पहले दिन मैंने सिर्फ 5 किलो बेसन के लड्डू बनाए। शाम होते ही पहले ही सब बिक गए। एक ग्राहक ने खाते हुए कहा, भैया, ऐसा स्वाद तो बचपन में नानी के घर मिलता था। आजकल तो सब जगह बस चीनी का पत्थर मिलता है। धीरे धीरे सबरी के बेर की चर्चा पूरे लखनऊ में होने लगी। लोग दूर दूर से मेरी गलाई मलाई गिलौरी खाने आने लगे। मैंने कभी दाम नहीं बढ़ाया, बस गुणवत्ता, क्वालिटी को पकड़े रखा। उधर बनारस से खबरें आती रहती थी। पुराने पड़ोसी बताते थे कि राजन ने बनारस स्वीट्स का हुलिया बदल लिया है। अब वहाँ स्टील की प्लेटों की जगह प्लास्टिक के डिब्बे आ गए थे। कारीगरों को हटाकर मशीनें लगा दी गई थी। 1 साल बीत गया, मेरा काम अच्छा चल रहा था। मैंने एक छोटी दुकान किराए पर ले ली। मेरे पास अब 4 लड़के काम करते थे, जिन्हें मैं उसी प्यार से सिखाता था जैसे दादाजी मुझे सिखाते थे। दोस्तों, कहानी में असली मोड़ अब आने वाला है। अक्सर हम चमक धमक को तरक्की समझ लेते हैं और असलियत को भूल जाते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हुनर डिग्री से बड़ा होता है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फिर आई वो दिवाली, जिसने सब कुछ बदल दिया। दिवाली से 2 दिन पहले मेरे पास एक फ़ोन आया। नंबर जाना पहचाना नहीं था। मैंने उठाया तो उधर से एक कांपती हुई आवाज़ आई। वो हमारे पुराने मुनीम काका थे। माधव बेटा, अनर्थ हो गया। मेरा दिल धक से रह गया। क्या हुआ काका? बाबूजी ठीक तो हैं? बाबूजी तो ठीक है शरीर से, पर मन से टूट गए हैं। राजन ने राजन ने दुकान डुबो दी बेटा। शहर के सबसे बड़े मंत्री तिवारी जी के घर शादी है। दिवाली के अगले दिन उन्होंने 500 किलो काजू कतली और मोतीचूर के लड्डू का ऑर्डर दिया था। राजन ने ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में सस्ते काजू और नकली घी का इस्तेमाल किया। आज सुबह सैंपल चेक करने के लिए मंत्री जी के आदमी आए थे। उन्होंने मिठाई चखी और काका की आवाज़ भर्रा गई। उन्होंने मिठाई वहीं सड़क पर फेंक दी। उन्होंने धमकी दी है कि अगर कल शाम तक असली और शुद्ध मिठाई नहीं मिली तो वो दुकान पर ताला लगवा देंगे और पुलिस केस करेंगे। शहर भर में बदनामी हो रही है। बाबूजी को दिल का दौरा पड़ते पड़ते बचा है। मैं सुन्न रह गया। वो दुकान सिर्फ ईंट पत्थर नहीं थी, वो दादाजी की आत्मा थी। राजन ने चंद पैसों के लिए हमारी साख, रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी थी। मैंने काका से पूछा, राजन क्या कर रहा है? वो तो पिछले दरवाजे से भाग गया बेटा। कह रहा है कि ये सब कारीगरों की गलती है। अब दुकान में न कारीगर बचे हैं न सामान। बाबूजी दुकान के फर्श पर बैठे रो रहे हैं, बार बार तुम्हारा नाम ले रहे हैं। मेरे अंदर का गुस्सा उबाल मार रहा था। उसी वक्त मेरा मन किया कि कह दूं, भुगतने दो उन्हें, मुझे क्या। लेकिन फिर मुझे दादाजी का चेहरा याद आया। वो दुकान उनकी थी, मेरी विरासत थी। मैंने तुरंत अपने लड़कों को आवाज़ दी,
सामान बांधो, हम बनारस जा रहे हैं। और सुनो, दुकान का सारा शुद्ध घी, पिस्ता, केसर और कश्मीरी काजू गाड़ी में डालो, अभी के अभी। हम रात भर गाड़ी चलाकर सुबह 4 बजे बनारस पहुंचे। जब मैं बनारस स्वीट्स के सामने पहुंचा तो वहाँ सन्नाटा था। शटर आधा खुला था। मैं झुक कर अंदर गया। दुकान का अंदर का नज़ारा देखकर मेरी रूह कांप गई। जिस गल्ले पर दादाजी बैठते थे वहाँ धूल जमी थी, शोकेस खाली पड़े थे, और बाबूजी वो एक कोने में सिर पकड़कर बैठे थे। एक साल में वो 10 साल बूढ़े हो गए थे। मुझे देखते ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई, फिर शर्म के से नजरें झुक गई। वो कुछ बोलने ही की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मैंने अपना बैग रखा और सीधे उनके पास गया। मैंने उनके पैर छुए, वो फूट फूट कर रो पड़े। माधव, मैंने मैंने हीरो को पत्थर समझकर फेंक दिया और कांच के टुकड़ों को तिजोरी में रख लिया। मुझे माफ़ कर दे बेटा, मेरी नाक कट गई। दादाजी की निशानी आज खत्म हो जाएगी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा और पहली बार उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, बाबूजी, दुकान दादाजी की है और जब तक मेरा हाथ सलामत है इस दुकान को आज को कोई नहीं बुझा सकता। आप बस काका को बोलिए कि भट्टी जलाएं, मुझे मेरी पुरानी टीम चाहिए। बाबूजी ने हैरान होकर देखा, लेकिन बेटा, 500 किलो मिठाई सिर्फ 24 घंटे हैं और कारीगर तो सब राजन ने निकाल दिए। मैंने अपनी टीम के लड़कों की तरफ इशारा किया जो मेरे साथ लखनऊ से आए थे। मेरे पास मेरी फौज है बापूजी, और बनारस के पुराने कारीगर मुझे मना नहीं करेंगे। मैंने तुरंत अब पुराने कारीगरों के घरों पर लड़के दौड़ाए। जब उन्हें पता चला कि छोटे मालिक वापस आए हैं तो वो सब दौड़ते चले आए। रामदीन काका, जो 40 साल से हमारे यहाँ लड्डू बांधते थे, आते ही मेरे गले लग गए। सुबह के 6 बजे थे। हमने काम शुरू किया। मैंने अपना कुर्ता उतारा, कमर पर गमछा बांधा और बड़ी कढ़ाई के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही मैंने बेसन के शुद्ध घी डाला और पलटा चलाना शुरू किया, पूरे मोहल्ले में वो पुरानी जानी पहचानी महक फैल गई। वो महक जो पिछले 1 साल से गायब थी। राजन का मॉडर्न किचन फैल हो चुका था। अब वहाँ दादाजी का पुराना तरीका चल रहा था। न कोई मशीन, न कोई थर्मामीटर, बस अनुभव और अंदाजा। हम सब मशीन की तरह काम कर रहे थे। एक तरफ चाशनी बन रही थी, दूसरी तरफ काजू पीसे जा रहे थे। मेरी पीठ में दर्द हो रहा था, हाथ जल रहे थे, लेकिन रुकने का सवाल ही नहीं था। बाबूजी भी अपनी धोती संभालते हुए काजू बिनने बैठ गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो बोले, नहीं बेटा, आज मुझे भी प्रायश्चित, रिपेंटेंस करने दे। इस दुकान की सेवा मैंने बहुत दिनों से नहीं की। रात के 3 बज रहे थे। डिलीवरी सुबह 8 बजे की थी। आखिरी 50 किलो लड्डू बाकी थे। मेरी टीम थक चुकी थी। एक लड़का तो खड़े खड़े सो रहा था। मैंने जोर से ताली बजाई और कहा, भाइयों, बस कुछ घंटे और। ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये इस दुकान की 60 साल की इज्जत है। अब क्या हम हार मान लेंगे? सबने जोश से सिर हिलाया। हमने काम की रफ्तार और बढ़ा दी। दोस्तों, जब परिवार पर मुसीबत आती है तो अपने ही काम आते हैं। राजन जैसा पढ़ा लिखा बेटा भाग गया, लेकिन जिसे अनपढ़ समझा गया वो ढाल बनकर खड़ा हो गया। क्या आपके घर में भी ऐसा भेदभाव हुआ है? कमेंट में हाँ या ना लिख कर बताएं। और अगर कहानी पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सुबह के 7 बज चुके थे। आखिरी डब्बा पैक हो गया। पूरा हाल रंग बिरंगी मिठाइयों से भरा पड़ा था। काजू कतली की चमक चांदी जैसी थी और लड्डुओं की खुशबू से तो शायद मरे हुए भी जिंदा हो जाते। ठीक 8 बजे मंत्री जी की गाड़ियां आ गई। उनके मैनेजर ने गुस्से से उतरते हुए कहा, दीनानाथ जी, अगर एक भी दाना खराब निकला तो समझ लेना। उसने एक लड्डू उठाया, तोड़ा और मुंह में डाला। दुकान में सन्नाटा छा गया। हम सबकी सांसें अटकी थी। मैनेजर ने आंखें बंद कर ली। 1 पल, 2 पल, फिर उसने आंखें खोली और चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। ये तो वही स्वाद है जो 10 साल पहले आपके बापूजी के हाथ में था। कमाल कर दिया दीनानाथ जी, मंत्री जी बहुत खुश होंगे। पेमेंट का चेक बाबूजी के हाथ में थमाकर वो चले गए। दुकान में खुशी की लहर दौड़ गई। कारीगर एक दूसरे को गले लगा रहे थे, लेकिन असली दृश्य तो अभी बाकी था। बाबूजी चेक लेकर मेरे पास आए। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने चेक मेरी तरफ बढ़ाया। ये तेरा है माधव, और ये दुकान, ये चाबियां भी तेरी हैं। तभी दरवाजे पर आहट हुई। राजन खड़ा था। शायद उसे खबर मिल गई थी कि मुसीबत टल गई है। वो अंदर आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अरे वाह, सब ठीक हो गया, थैंक गॉड। पापा, मैंने कहा था ना कि माधव संभाल लेगा। आखिर भाई है मेरा। चलो अब बिजनेस को फिर से प्लान करते हैं। मेरे पास एक नया आइडिया है। बाबूजी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। उनकी आंखों में वो गुस्सा था जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। चुप रह राजन, एक शब्द और नहीं, बाबूजी गरज रहे। बिजनेस प्लान? तूने मेरी बनी बुनाई दुकान को शमशान बना दिया था। तुझे लगता है एमबीए की डिग्री तुझे समझदार बनाती है? समझदारी किताबों में नहीं, जिम्मेदारी में होती है, और वो जिम्मेदारी माधव ने निभाई है। राजन सकपका गया। लेकिन पापा, ये तो हलवाई है, ये ब्रांड कैसे चलाएगा? बाबूजी ने मेरी तरफ गर्व से देखा और बोले, ये हलवाई नहीं है, ये इस दुकान का अन्नदाता है। और रही ब्रांड की, तो बेटा, स्वाद से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता। जो तू कभी नहीं समझ पाया।
आज से दुकान का मालिक माधव है। तू अगर यहाँ रहना चाहता है तो तुझे काउंटर पर बैठना होगा, और अगर काम सीखना है तो माधव की शागिर्दी करनी होगी। मैनेजर की कुर्सी अब यहाँ नहीं है। राजन का चेहरा पीला पड़ गया। वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। उस शाम दिवाली की पूजा हमने साथ में की। मैंने बाबूजी से कहा, बाबूजी मुझे लखनऊ वापस जाना है, वहाँ मेरी अपनी दुकान है, सबरी के बेर। बाबूजी उदास हो गए। तो क्या तू मुझे फिर छोड़कर चला जाएगा? मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बाबूजी, सबरी के बेर अब बनारस स्वीट्स का ही हिस्सा बनेगी। मैं लखनऊ संभालूंगा और आप यहाँ, लेकिन एक शर्त पर। यहाँ कोई मशीन नहीं चलेगी, मिठाई हाथ से बनेगी, प्यार से बनेगी। बाबूजी ने हंसते हुए मुझे गले लगा लिया। उस दिवाली दुकान के बाहर दियों से ज़्यादा रोशनी मेरे दिल में थी, क्योंकि मुझे मेरी विरासत, मेरी पिता और मेरा सम्मान सब वापस मिल गया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। काम करने का तरीका और आपकी नीयत उसे बड़ा बनाती है। डिग्रियां आपको नौकरी दिला सकती हैं, लेकिन हुनर आपको मालिक बनाता है। और सबसे बड़ी बात, माता पिता को कभी अपने बच्चों में तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर फूल के खिलने का वक्त और तरीका अलग होता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। शायद किसी की सोच बदल जाए। जाने से पहले सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ हम आप तक लाते रहें। आप ये कहानी किस शहर से सुन रहे हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।